जब तक आपको वो चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर सकते। यूएस के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर यूएस ने बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस देख के आपका वीजा ग्रांट करना होता तो अब हमने नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो तब भी हमें इंटरव्यू देने की जरूरत है कि नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू देना होता है। लेकिन विजिटर वीजा के अंदर एक ड्रॉबैक भी है। अगर विजिटर वीजा जो आपको इनवाइट कर रहा है, अगर उनकी प्रोफाइल वीक। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे यूएस के टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे से क्वेश्चनिंग वगैरह पूछते हैं, जो भी एप्लीकेंट हैं उनके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल जाए। और मैं आपको यूएस के अपना जो प्रोसेस भी बता दूंगा, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है। और जो अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ एक सुनी होगी कि जो अपना यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो आने वाले अपना जो यूएस के अपना वीज़ा फाइलिंग करेंगे। तो अपना ये सारी वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि वीज़ा सक्सेस रेट क्या चल रहा है। यूएस का जो वीज़ा सक्सेस रेट चल रहा है ना, ये टोटली डिपेंड करता है एप्लीकेंट के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर और वीज़ा ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ऐसा नहीं होता है कि अगर वीज़ा के अपना एम्बेसी के अंदर अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 100 के 100 अपना वीज़ा रिजेक्शन लेके आ रहे हैं, या 100 अगर लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो 100 के 100 के अपना जो है वीज़ा अप्रूव्ड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यूएस एम्बेसी के अंदर एक दिन में 500 लोग जा रहे हैं, उसमें से किसी दिन को 400 लोगों को अपना वीज़ा ग्रांट हो रहा है और किसी दिन जो है सिर्फ 250 से 300 लोगों को वीज़ा ग्रांट हो रहा है। तो आप इसका रेशियो आप लगा सकते हैं कि किसी दिन 90% है और किसी दिन 80 है, किसी दिन 70% है। तो ये डे वाइज डे अपना चलता रहता है। इनका भी अपना कुछ ना कुछ कोटा होता है और कुछ अपना वीजा ऑफिसर के अपना अंडरस्टैंडिंग के भी ऊपर होता है कि आप जो अपना चीज बात अपना उनको समझाना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको अपना जज कर रहे हैं। मेनली वो ये देखते हैं कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, अपनी कंट्री में आप कितने स्टेबल हो। आप अगर यूएस जा रहे हो, यूएस में अपना मतलब हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हो, उसके बाद आप अपना कंट्री अपनी होम कंट्री में वापस आओगे या नहीं आओगे। तो इसी को देखते हुए वो जो है आपका एक डिसीजन लेते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव करना है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करना है। और कुछ अपना जैसे है कि बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, वो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कुछ स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो रीज़न ये रहता है कि जो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, अगर उन्होंने कोर्स अपना जो है रिलेवेंट चूज़ नहीं किया है, या उनके पास फंड्स नहीं है, या उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनके कुछ आंसर ऐसे हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने वो वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की थी तो मैं भी यूनिवर्सिटी उसी पे जा रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके के कोई आंसर वगैरह वहाँ पे देता है तो वीज़ा रिफ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं। या फिर अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि कहाँ पे अपना उससे स्टे करना है, कहाँ पे उसको घूमना है, या अपने वो कॉन्ट्राडिक्ट आंसर कर देता है अपने जो भी फाइलिंग वगैरह भरी होती है। तो जो भी आप फाइलिंग वगैरह करते हो, आपके पास प्रॉपर फाइल होनी चाहिए कि एम्बेसी के अंदर आपकी क्या क्या डिटेल्स अपना जो है वीज़ा कंसल्टेंट आपका फिल कर रहा है या आप फिल कर रहे हो। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका वीज़ा कंसल्टेंट ने आपकी कोई सैलरी आपको मेंशन की है, या कोई आपका एड्रेस है वो आपका गलत मेंशन कर दिया है, आप कुछ और बता रहे हो कंपनी का नेम, और वहाँ पे कुछ और मेंशन लिखा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट अगर हो जाएगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ल वहीं पे अपना जो है वो चीज़ लग जाती है। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे पास क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि कुछ कॉल्स मेरे पास आती हैं, वो कहते हैं जी यूएस के लिए हमने वीज़ा अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, DS-160 कंफर्मेशन चाहिए होता है जब हम वीज़ा फाइलिंग करते हैं, और एक आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन चाहिए होता है जब हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। इसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अपना आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, एनओसी अपना लेके जा सकते हो, वो ऑप्शनल है। वीज़ा ऑफिसर अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज वो 99% यही चांसेस अपना देखने को मिले हैं कि बस आपको पासपोर्ट लेते हैं, स्क्रीन की तरफ देखते हैं, आपसे पोस्टिंग वगैरह पूछते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं और अपना डिसीजन वहीं पे बता देते हैं। और अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसको एक वाइट कलर का पेपर दे देते हैं और वो बोल देते हैं कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है नहीं करना है। आप अपना जो वीज़ा है एप्लीकेशन जब मर्जी रीअप्लाई कर सकते हैं जब आपको कंफर्टेबल लगे। तो वीज़ा अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाइफ टाइम कभी वीज़ा आपको यूएस का मिल नहीं सकता या किसी दूसरी कंट्री का आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो सकता है।
तो ये सारे मिथ हैं। आप अगर किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, वो आप अपना सेकंड टाइम अगर रिफ्यूज़ है, थर्ड टाइम किसी का रिफ्यूज़ है, तो आप अपनी फाइल पे वर्क करके प्रॉपर तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी करके फिर उसके बाद अपना जो है वीज़ा दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए बैंक बैलेंस क्या चाहिए। यूएस के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर यूएस ने बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस देख के आपका वीज़ा ग्रांट करना होता तो आपसे वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट करते, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन एरियाज में करते हैं। बट यूएस जो एक अपना जो वीज़ा है वो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट करता है और सिर्फ आपके इंटरव्यू के ऊपर करता है। इसमें आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो DS-160 फॉर्म आप फिलअप करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू होता है और आपको वहीं पे ही जज करते हैं कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है। और इसके लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी है वो आप कैरी कर सकते हो। वो टोटली वीज़ा ऑफिसर के अपना एंड पे है कि वो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो या आपके पास कोई इनविटेशन है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है, उसका कोई ग्रीन कार्ड की कॉपी और आपका पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए, ताकि आप वो उनको दिखा सको कि ये मेरे अपना जो रिलेटिव हैं वो वहाँ पे रहते हैं और मैं उनसे मिलने के लिए इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और इतने तरीकों में वापस आ जाऊंगा। और आपका जो जाने का जो पर्पस है ना वो भी क्लियर होना चाहिए। कोई स्पेशल ओकेजन है या आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपको कोई स्पेशल ओकेजन पे इनवाइट कर रहा है, या आपका कोई ब्लड रिलेशन में है और आपने काफ़ी सालों से आप उनसे नहीं मिले हो, तो ये सारे रीजंस होते हैं कि आप एक विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विजिटर वीज़ा के अंदर एक ड्रॉबैक भी है। अगर विजिटर वीज़ा जो आपको इनवाइट कर रहा है, अगर उनकी प्रोफाइल वीक है, अगर वो एलिजिबल नहीं है आपको इनविटेशन देने के लिए, तब भी वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इनविटेशन कोई कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है तो आपका 100% वीज़ा ग्रांट हो गई होगा। अगर किसी का वहाँ पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या किसी ने टैक्स वगैरह वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है, या कोई इल्लीगल वे से यहाँ से गया था और वहाँ पे जा करके उन्होंने ग्रीन कार्ड लिया है, तो ये जो सिनेरियोज हैं ये आपकी भी प्रोफाइल के ऊपर एक रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो डालती हैं। तो अगर इस तरीके का कोई केस है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस केस के अंदर आप ना जा करके आप एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपना अप्लाई करें और अपनी फाइलिंग को बिल्कुल सिंपल रखें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप अपनी बात समझा सकें। अब बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग की। यूएस के लिए कोई भी फ्लाइट बुकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, चाहे विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको एक होटल बुकिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कहाँ पे स्टे करोगे, ये उनको पता होना चाहिए। आपने न्यूयॉर्क जाना है, वाशिंगटन डीसी जाना है, शार्लेट जाना है, शिकागो जाना है, लॉस एंजलिस जाना है, तो जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। विजिटर वीज़ा के लिए आपको जो है जो भी आपके विजिटर हैं, जो भी आपको इनवाइट कर रहे हैं, उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम से उनको जानते हैं और लास्ट टाइम आप कब मिले थे, क्या आपका उनके साथ रिलेशन है और क्या वहाँ पे वो काम करते हैं, कितना टाइम अपना वो उनको हो गया वहाँ पे रहते हुए। वो इससे रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह पूछ सकते हैं। और बात करते हैं आगे ट्रैवल हिस्ट्री की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ है। वैसे तो अपना किसी भी एम्बेसी के अंदर नहीं लिखा हुआ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। बट पीछे कुछ केसेस ऐसे अपना मैंने देखे हैं जिनको लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है कि नहीं किया, और ये क्वेश्चन पूछने के बाद उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया है। कईयों का जो अपना वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जिनकी सैलरी पूछी है या जिनकी जॉब डिटेल्स वगैरह पूछी हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तो उनका वीज़ा भी जो है रिफ्यूज़ कर दिया है। और कई बारी क्या होता है कि आपके पास जैसे अपना फ्लाइट बुकिंग नहीं है, आपकी जो सैलरी आपने वहाँ पे मेंशन की है 60-70,000 जो भी है, और आपने अपने जो जॉब ड्यूटीज़ हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना बताई हैं, और आपकी अपना थोड़ी बहुत कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आपका वीज़ा जो है वहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है बट आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तब भी आपका वीज़ा जो है ग्रांट होने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। अभी जो अपना जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, लास्ट आपने न्यूज़ अपना सुनी होगी, जो कि इंडियन सपोर्ट भी उनको काफ़ी वहाँ से मिला है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो है इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो है जो यूएस का अच्छा बन सकता है। और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो इल्लीगल माइग्रेंट्स को जो है वो रोकेंगे। तो इल्लीगल माइग्रेंट्स को रोकने के बाद जो उनका
वीज़ा प्रोसेसिंग के ऊपर अपना फोकस है, वो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए और काफ़ी अच्छा सक्सेस अपना जो है सक्सेस रेशियो बन जाए, क्योंकि उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना है, लेकिन जो लीगल अपना यहाँ से नॉन इमिग्रेंट्स वगैरह जा रहे हैं उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि अगर आपका वीज़ा लीगल तरीके से अप्रूव्ड होता है तो आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। अब मेरे से कई क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपना जो है ना इंटरव्यू इंग्लिश में दें, हिंदी में दें, पंजाबी में दें, मराठी में दें, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ये इसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे हिंदी में दे दो, इंग्लिश में दे दो, पंजाबी में दे दो, जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज में बात अपनी समझा सको, उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो या अगर आप अपना स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो तो टोटली रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप उस केस के अंदर आप अपना इंग्लिश में ही इंटरव्यू दो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दो। जो अदर लैंग्वेज हैं वो आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं। बस आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है अपना एक, ना ज़्यादा आपकी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, ना आपका इतना लो स्पीड होनी चाहिए कि आपकी लो एनर्जी लगे, ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है वहाँ पे काम नहीं करता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि अगर हमने एक बार इंटरव्यू दे दिया, हमारा 10 साल का वीज़ा लग गया, हमने एक बार ट्रैवल कर लिया, तो जब हमने नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो तब भी हमें इंटरव्यू देने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसमें आपको सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू देना होता है। उस केस में अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो 10 साल का वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आप जब मर्जी ट्रैवल कर सकते हो। जैसे अब आप अपना इस साल किसी का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, उसने ट्रैवल कर लिया, 10-15 दिन के बाद वापस आ गया, अगले साल अपना उसका फिर ट्रैवल प्लान बन गया है, 6 महीने बाद उसने फिर ट्रैवल प्लान बना लिया, तो वो कभी भी ट्रैवलिंग कर सकता है। लेकिन आप सिंगल एंट्री पे 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो देती है यूएस गवर्नमेंट वो 6 मंथ का देती है। वैलिडिटी जो रहती है वो 10 ईयर्स की रहती है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा ये रहता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सिर्फ प्राइवेट जॉब वाले अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यूएस वीज़ा है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप माइनर हो, वो आप अपना कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो माइनर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वीज़ा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कोई भी कर सकता है उस केस के अंदर, लेकिन वीज़ा देना या ना देना वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है, क्योंकि इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स भी अपना कोई काम नहीं करते, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और आपके वीज़ा ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके कॉन्फिडेंस को देख करके आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो पूरे 10 साल के लिए बनता है कि 10 साल का आपको वीज़ा ग्रांट करके दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे 12 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप 1 महीने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। वीज़ा जो ग्रांट होगा आपका वो पूरा 10 साल का वीज़ा ग्रांट होगा। अगर कोई भी एप्लीकेंट अपनी फाइल डिस्कस करना चाह रहे हैं, अपनी असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो कनाडा के लिए है, यूएस के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जापान के लिए या शेंगन एरिया के लिए है, तब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका अपना परफेक्ट जो भी कंट्री के लिए आपकी फाइलिंग एलिजिबल होगी उसके लिए हम आगे अपना जो है प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि जितने भी अपना मेरे से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैंने उस क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी भी एप्लीकेंट को वीज़ा फाइलिंग करवाना है यूएस के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन, जापान के लिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।